देख लो इकोनॉमिक्स के कितने लेक्चर हो गए हमारे? 21 22 ये समझ लो बस आज इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर। लेकिन ये जो समझाया ना तुम, ये तुम्हें पूरी इकोनॉमिक्स की समझ डेवलप करा जाता है। जिसने नहीं देखा मेरा सिंसियरली रिक्वेस्ट, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार देखना। पूरा सिलेबस तुम्हारा छिपा हुआ उसके अंदर, और जो उसके बाद तुम्हारा माइंड सेट डेवलप होगा ना, वो यूपीएससी के लिए तैयार होगा। क्योंकि जो कॉमर्स वाला बच्चा ना, वो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ थोड़ी पढ़ता। जो कॉमर्स वाला बच्चा, मैं सबको पढ़ाया हूँ, सब कुछ मालूम है मुझे, वो सिर्फ थोड़ी पढ़ता होगा। और यूपीएससी वाला बच्चा ना, उस थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ता। वो एप्लीकेशन मैंने तो पढ़ाया उसके अंदर, जो यूपीएससी की डिमांड फुलफिल करता होगा। क्योंकि उसे पढ़ने के पश्चात ना, यूपीएससी के जो अंदर जो क्वेश्चन आए हुए, प्री के भी और मेंस के, हम टच कर रहे हैं और समझ पा रहे क्वेश्चन क्या हुआ। आया समझ में? हिंदी मीडियम वाला छात्र यूपीएससी क्वेश्चन नहीं समझ पाता। इसलिए मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे ना चाय और नाश्ते में डाल लो, एक वीडियो देखना ही देखना, लेकिन क्रम वाइज। आज पहला देख लिया, कल दूसरा, कल तीसरा, फिर परसों चौथा, फिर पांचवा, चला करो को, चाहे उसमें तो आधा देखना पड़ रहा है। ये एक रूटीन होना चाहिए पढ़ने का। उसका क्या है, एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर बना रहा है। और जो पीछे की जो नॉलेज बनी रहती है ना, कि जो हम आगे पढ़ाने वाले, क्योंकि मुझे तो सब मालूम है, तुम्हें फिर क्या होगा, तुम्हारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। जितना मैं पढ़ाऊंगा तुम और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, कल मैं कंपनी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। कल तो तुम पैसा कमाना सीखोगे। हो सकता है कल शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखना स्टार्ट कर दो। कल घर जाकर सर्च करो कि कैसे 100 रुपये से कैसे 1 लाख रुपए बनाए जाते हैं। समझ आई बात है? तो कल से मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सारा नहीं सिखाने का, इतना नहीं सिखाऊंगा जो इतना यूपीएससी में काम होगा। समझ आई बात है? कभी मुझे पता लग रहा है कि तुम घर जाकर शेयर मार्केट में पैसा अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, लेकिन इतनी जानकारी तुम्हें पता होगा सब हो क्या रहा, कंपनी में काम किस तरह हो रहा है। ठीक, इतना भी नहीं कि तुम उपभोक्तावादी बना दो और घर जाकर तुम अकाउंट नंबर मांग कर अपने घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे बैठे हो उसमें। कभी 500 लगा रहे, कभी 1000 लगा रहे हो बैठे हुए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। कठिनाई पैदा हो जाएगी। उसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की जानकारी भी होनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, एप्लीकेशन समझाया। सिर्फ क्या समझाया? तमीज़ से बात करनी, मुझे होश मोह का बात करनी। और यूपीएससी क्वेश्चन दिखा कर पढ़ाऊंगा। आज मैं दोबारा फिर सिलेबस दिखा रहा हूँ। समझ आएगी बात? मैंने कहा सिलेबस ने किसी सब्जेक्ट का बाइबिल हो और उसके साथ में क्वेश्चन, जैसे तुम्हें सिलेबस दिखाता हूँ हम पढ़ क्या रहे हैं। पहले से मेंस का सिलेबस पहले बता रहा हूँ, और कुछ याद हो या ना हो, मेंस का सिलेबस कठिन होना चाहिए, जुबान पर रटा होना चाहिए। यूपीएससी के छात्र की पहली पहचान हो। देखो पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ, पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। पहली यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पता होना चाहिए, उसके अंदर जो भी हो रहा है, तथा योजना उससे रिलेटेड। योजना का मतलब योजना आयोग की बात कर रहा हो। योजना संसाधन जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय, ये संपूर्ण जानकारी नहीं है। जब तुम सिलेबस ले लोगे उसके अंदर पहले टॉपिक का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, और योजना का मतलब योजना आयोग। और योजना आयोग के बाद ना 2015 में नीति आयोग आया। 12 पंचवर्षीय योजना है हमारी, 12 की 12 योजना में क्या लिखा हुआ वो सब तुम्हारी जुबान पर कठिन होना चाहिए। वो किताब पढ़ने के बाद पता लगेगा कौन सी किताब पढ़नी, कहाँ से पढ़नी, वो मेरा काम होगा, या कौन सा यूट्यूब चैनल पढ़ना होगा उन योजनाओं के लिए। ऐसा ज्ञान तो कोई नहीं बांटता, किसी भी किताब से उठा कर पढ़ लोगे। पढ़ना किस तरह है वो मैं बताऊंगा। हाँ, उसके बाद इतना ये तो टॉपिक देख लिया हमने, ये तो हमने टॉपिक देख लिया। टॉपिक देखने के बाद क्या होगा, पता क्या होगा, उसका सीधा क्वेश्चन देखो। लेटेस्ट लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर का 3 साल 4 साल लोग क्वेश्चन की जुबान पर रटना चाहिए तुम्हारी। जैसे मैं टॉपिक पढ़ाया दूंगा ना, भारतीय अर्थव्यवस्था था योजना। लास्ट ईयर का क्वेश्चन दिखाऊं, यूपीएससी का मेंस का क्या क्वेश्चन था यहाँ लास्ट ईयर में। मैं ऐसे ही देखता हूँ क्वेश्चन, ऐसे ही मेरे पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मैं कभी आंसर कोई भी आंसर दे दूँ मैं वही लिख दूंगा तुम्हें। और सबसे बेस्ट देखो लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेरे पास 150 वर्ड लिखने थे। क्या क्वेश्चन पूछा है 2021 का क्वेश्चन, भारत की सकल घरेलू जीडीपी, यानी भारत की जो जीडीपी है ना, 2015 के पूर्व, 2015 से पहले जो जीडीपी थी वो क्या थी, और 2015 के बाद ना जीडीपी, उसमें क्या अंतर है। 2015 से पहले, इसका मतलब मोदी का कार्यकाल के बारे में चर्चा कर रहा है कि मोदी के कार्यकाल में क्या अंतर था और जो मनमोहन सिंह है उसके कार्यकाल में क्या अंतर है। कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं जीडीपी निकालने खातर। आया समझ में? यानी पूरा बताओ जबरदस्त तरीके से ऐसा सवाल पूछा उसने। और हम क्या ये कहीं पेपर में भी लगा, ये समझ डेवलप होने के बाद ही पता लगा तुम्हें कि जीडीपी क्या हो, और मोदी के कार्यकाल में क्या अंतर था, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्या अंतर था। अब कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं, पहले कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये 2021 का पर्सन बताया मैंने तुम्हें इस टॉपिक से जो आया, जो पहले वाला टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, बेंस का। उसके बाद उससे पहले का सवाल दिखाऊं तुम्हें, उससे पहले का सवाल देख लो। यही तो सवाल देखने, इनकी तो समझ लेनी, उल्टी समझ जाकर पढ़ना देख लो।
अब दिखाता हूँ 2018 का सवाल, भारत में नीति आयोग द्वारा 2018 का सवाल, यानी 2021 में सवाल आया, 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, 2000 एक ही टॉपिक का पहले टॉपिक था। 2018 में क्या सवाल पूछा उसने, भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत, नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए, उसके द्वारा इकोनॉमिक्स में कौन सा सिद्धांत अपनाया जा रहा, किस चीज पर काम कर रहा है, वो सारा पढ़ाता हूँ मैं टोटल। यूँ नहीं है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, कौन कौन सी इसकी योजना चली जा रही है, नहीं काम। नीति आयोग के द्वारा अर्थव्यवस्था में क्या क्या अनुकरण करना जा रहा, जो योजना आयोग नहीं कर पाया, नीति आयोग कर क्या रहा। योजना आयोग में हम 5 साल का प्लान बनाते थे, 5 साल के प्लान बनाते थे और काम करते थे। किए जा रहे सिद्धांत, इससे पूर्व योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग का भी नाम लिखा, देखो सुनो, योजना आयोग का भी नाम लिखा है, योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है। इसका मतलब योजना आयोग की जिसे पूरी जानकारी होगी और नीति आयोग की पूरी जानकारी होगी, क्योंकि नीति आयोग में और योजना आयोग में अंतर क्या है, उसमें इसमें क्या अंतर है, जिसे नीति आयोग की जानकारी नहीं होगी और ये तो नहीं अंतर थोड़ा ही हो गए, ये 1951 में बना था, ये 2015 में बना, ऐसे अंतर नहीं पूछता हो। किस उद्देश्य के साथ बनाया गया है, उसमें संत मतलब ही नहीं है, इसमें कहीं का सन का यूज हुआ। 2018 का पर्सन डिस्कस करा मैंने, 2021 का पर्सन डिस्कस करा, और दोनों सेम। उसमें 2015 का पहले का भारत पूछ रहा और 2015 के बाद का भारत पूछ रहा। अब अगर अब सवाल आया ना इकोनॉमिक्स में 2022 में इस तरह का सवाल आएगा कि इस टॉपिक का अगर सवाल आया कि कोरोना काल से पहले क्या था और अब क्या बदलाव आएगा, हाँ जी डी में तो बदलाव क्या आएगा, इस तरह का सवाल बन सकता नहीं बन सकता। तो आधा तो सवाल आधा, अब तुम क्या करोगे, कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो ये तुम्हारी जुबान पर रटना चाहिए कि जीडीपी का सवाल पूछ रहा है, ऐसे सवाल 2 पूछ चुका है, 2018 पूछ चुका, 2021 में पूछ चुका, तो भी स्टूडेंट हो तुम, तो तुम्हारी प्रिपरेशन कम हो जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा ये टॉपिक मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि किसी काम का नहीं है। वो तो शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, तो मास्टर जी तुम शेयर मार्केट के पढ़ाएंगे, शेयर मार्केट तो मेरे इसमें है ही नहीं मेंस की सिलेबस में। ये बताओ शेयर मार्केट का क्या यूज है जो मेंस के सिलेबस में यूज कर सकूँ, ये पढ़ रहे हैं ना आप सनाब। ये हिंदी मीडियम वाला सबसे बड़ा काम कमी है, इंग्लिश मीडियम वाला एक भी बच्चा यूट्यूब पर नहीं जाता, गारंटी दे रहा हूँ, याद रखना बात यार। इंग्लिश मीडियम का एक भी छात्र यूट्यूब पर नहीं अपना टाइम बिताता, याद रखना, सिर्फ अपनी बुक्स के साथ टाइम बिताता, अपने नोट्स के साथ टाइम बिताएगा और कहीं टाइम नहीं बिताने का। समझ आई बात है। 13 दिन बाद भी यूट्यूब खोल लो, वो भी किसी कंटेंट देखने के लिए। सोच सकते हो कितना समय के प्रबंधक होते हैं, 13 दिन बाद यूट्यूब खोलते हैं, वो भी किसी कंटेंट को देखने के लिए, सिर्फ अपने नोट्स के साथ और अपनी बुक्स के एनसीईआरटी के साथ टाइम बिताता। समझ में आया बात है। और हार्ड कॉपी मिलेगी सबके पास, ठीक। 2 क्वेश्चन डिस्कस करें, ये क्वेश्चन सिलेबस, उसके बाद इससे पहले का सवाल लिखा हूं तुम, इससे पहले का 2017 का सवाल अलग, 2012 का अलग। तो ये योजना आयोग तो सवाल पूछ रहे, देखो योजना आयोग 2012 में क्या सवाल पूछा है, योजना आयोग के 12वीं योजना के मुख्य लक्ष्य, तो 12वीं योजना इस टाइम 2012 में लागू हुई थी, तभी सवाल पूछ लिया, यानी करंट सेपरेट करके सवाल पूछा कि जो आजकल चर्चाओं में चल रहा हो उस टॉपिक पे। ये पहले टॉपिक के सवाल थे। अब यहाँ लिखा मेन से टॉपिक में लिखा हुआ है, हाँ देखो योजनाएं, योजना लिखा हुआ था, तो योजना यहाँ तो इतना सा लिखा हुआ, जब इस टॉपिक को पढ़ाने अंदर जाएगा तो यहाँ पंचवर्षीय योजना की बात कर रखी है, और पंचवर्षीय योजना तो उन्होंने सवाल पूछा है, अभी चर्चा करके सवाल नहीं पूछा, पीछे तो लिंक करके कि योजना आयोग में नीति आयोग में क्या अंतर है, पूछा नहीं सवाल। तो मुझे कहाँ तक पता लगा है, पिछले साल के टॉपिक क्वेश्चन पेपर देख कर, मेंस का सिलेबस देख कर, जो जुबान को मेरे रट वहीं लिखा होना चाहिए, टेबल पर स्टडी टेबल जहाँ बैठ कर पढ़ते हो। और पढ़ाई कभी भी पढ़ कर नहीं करनी, बैठ कर करनी पढ़ाई। आज समझ, उसके लिए तुम 7, 8, 10 घंटे बैठ सको, उसके लिए तुम योगा कर सकते हो, सारा ले सकते हो उसका। उसको क्या होगा, तुम्हारा दिमाग अलग अलग दिशा में कम भटकता पाया जाएगा। आज समझ, सुबह को उठकर कम से कम 30 मिनट या 30-15 मिनट, 30 मिनट का 40 मिनट का कम से कम योगा करो। योगा भी किस तरह करना, हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करो, इधर उधर इधर उधर टहलना स्टार्ट करो, छत पर इधर उधर, फिर फटाफट आकर फिर पढ़ाई में बैठ जाओ, जब तुम 8-7 घंटे बैठ सको। नहीं तो घर का काम करो, कोई योगा होगा तुम्हारे लिए, योगा तो कम होता है योगा। पता लग रहा है। तो पहले टॉपिक का नाम पता लगा क्या है, पहले टॉपिक का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, और देखो किस तरह का सवाल पूछा हुआ। फिर दूसरे टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, और तीसरा टॉपिक पता क्या है, देखा तीसरा टॉपिक तो इसमें डिटेल से लिखा हुआ ना, भारत में देखो तीसरा टॉपिक भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं भी इसमें टॉपिक है, और वहाँ कंप्रेहेंसिव तरीके से लिखा हुआ। अभी इसके सवाल देखने पड़े, इतना तो बेटे मेहनत करना पड़ेगा। तुम नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है, ना करो तुम कोई मना कर रहा है, घर बैठो करो एसएससी का तैयारी, ये घोटाले में 1-2 साल बाद कहेंगे या धक्के खाते पाए जाओगे। पता लग गया क्या करना, ठीक। तो मेन चीज क्या हुई, सिलेबस, उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पिछले लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आता, उससे 3-4 साल पहले क्वेश्चन आता, 4-5 साल के जो पेपर बस एनफ है, उससे पहले के, क्योंकि 2013 के बाद तो पैटर्न ही बदल गया था, तो 2013 के बाद तो सारे क्वेश्चन एनालाइज कर लो। उससे पीछे ना जाओ, 2013 से पहले कोई क्वेश्चन दिखा रहा ना,
उससे पहले 2013 के बाद के सारे क्वेश्चन देखो, 13 का भी, 14 का भी, 15 का भी, 16 का भी, 17 का भी देखना, उसे पढ़ना, उसकी शब्दावली समझना, इस शब्दावली का मतलब क्या है, क्योंकि उसके साथ सारा लेना तुम। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम मेरे साथ टाइम बर्बाद कर रहे हो और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मेरे साथ तुम टाइम खराब कर रहे हो, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। समझ में आया बात? क्या रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक? और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी तुमने 21 वीडियो देख ली, 22 है, अगर तुमने 22 वीडियो और देख लिए तो जिंदगी में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, जिस छात्रों को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया ना, कॉमर्स वाले को पढ़ाया हुआ मैंने, उन्होंने कह रहा है कि आपको सुनने के बाद मुझे कभी किसी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ी। बैठ, उसके बाद जो बुक्स पढ़ेगी ना बैठ कर, उसकी बुक्स आ गई, जो बुक्स आ गई ना वो तो ऑटोमेटिक खुद समझ में आ गई सारी। तुझे इतना ही पता होगा इस बुक या की बुक किस उद्देश्य हेतु बनाई गई। ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है जिसके साथ मैं डिस्कस नहीं करने का, बल्कि उससे ज़्यादा पता होगा जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ बुक्स पढ़ने के बाद। तेरे लिए बेनिफिट्स होंगे। तुझे एक तो एक दो वीडियो डेली देखना चाहिए, डेली देखो बैठ के वीडियो, उसका नोट्स बनाओ क्रम वाइज। और नोट्स पता कैसे बनाओगे? नोट्स बनाओगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद। प्री का क्वेश्चन देखो, मेंस का क्वेश्चन देखो, पता लग जाए नोट्स कैसे बनाना। देखता ही नहीं बच्चा, 2 दिन देखेगा, जब जैसे टीचर ने समझाया 2 दिन देखेगा, फिर उसका पारा गायब, फिर सारा बुखार था उतर पाया जाएगा, फिर वहीं अलग अलग गतिविधियों में लिप्त होगा। 2 दिन तो खुमार से चढ़ेगा उसे। यहाँ कठिनाई है ना कि 2 दिन जैसे छुट्टी रही तो अलग अलग दिशाओं में भटकना स्टार्ट कर देगा। पहले एक जगह स्थिर था, स्टेबल नहीं रख पाता। आज समझ लो, तो स्थिर रखना माइंड को बहुत बड़ा बात है उसमें। तो पता लगा क्या करना। देख एक टॉपिक और इसमें दिखा रहा हूँ, तो ये टॉपिक का नाम बताया मैंने, उसके बाद मैंने अगला टॉपिक लिखा हुआ वित्त आयोग। वित्त आयोग भी लिखा हुआ इसमें, और जैसे वित्त आयोग लिखा हुआ ना, ये पहले टॉपिक है सारे। बी पार्ट में आएगा संसाधन जुटाने से संबंधित विषय, कि संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे जो देश के अंदर काम आ सके। वो संसाधन चाहे कोई सी भी हो, कच्चा तेल हो सके, वो पेट्रोल हो सके, डीजल हो सके, सीएनजी गैस हो सके, वो उससे संबंधित कुछ भी सूचना होगी। उसका क्वेश्चन देखो, पता क्वेश्चन कैसा पूछ रहा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था, उससे 2-3 साल पहले का क्वेश्चन आया था। ये तरीका हो पढ़ने का, एक एक शब्दावली का यूज करना, पढ़ना नहीं समझ में आए तभी यूज करना। उसके बाद प्रगति से संबंधित विषय, वहाँ खाली प्रगति लिखा है, प्रगति से संबंधित विषय लिखा हुआ, तो बुक साथ में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, इसके बिना पढ़ाई अधूरी। पढ़ते रहो पूरे साल भर, कोई मैंने थोड़े कर रहा। तुम 6 साल पढ़ लो बैठ। अब तुम्हें देखना कि 1-2 साल पढ़ना या फिर पंचवर्षीय योजना बनाकर पढ़ना। देख लो, विकास से संबंधित विषय, रोजगार से संबंधित विषय पूरा पूर्ण लिख रखा है। एप नंबर पे कह दिया उसने विविध। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, समावेशी विकास तथा उत्पन्न विषय। क्या क्या सवाल आया था लास्ट वाला, एकदम बढ़िया दे रखा है, इंग्लिश में देखा है। सबसे बड़ी खास बात है, तुम्हें एक किताब को खड़ा होकर वहाँ ना घंटों बिताता हूँ, ऐसा ऐसा वहाँ 1000 किताब रखा हो, तो मैंने इसे क्यों चूज करा? कुछ तो खास बात होगी इसके अंदर, आया समझ लो। नहीं तो हाँ 1000 किताब रखी हुई थी, मैंने इसी को सिलेक्ट करके ले रहा। क्वालिटी थी ना इसके अंदर, इसके अंदर लेकिन कमी दिखाई दी। क्या इसने जब कंटेंट छापना था तो कंटेंट छापते वक्त इसे छापना चाहिए था कि किस यूनिट में तो कितने नंबर का आ रहा। मैं इस किताब को बनाता ना, किस यूनिट में तो कितने नंबर का, पहले पेज पे छाप देना चाहिए था। पहले चैप्टर में तो इसमें तो आज तक इतने क्वेश्चन आए, इतने नंबर के आए, क्रम वाइज छाप देना चाहिए था सर। आया समझ, जैसे एथिक्स के नोट्स में कर रखा था उसने, फिर उस चैप्टर को इतनी वरीयता देते हैं। समझ में आया बात है? यहाँ हमें खुद मेहनत करनी पड़ रही है अंदर जाकर। तो पहले पेज में छाप देता, नहीं तो मैं कोई किताब छापूंगा, अगर मेरे को कोई किताब छापनी तो मैं इस तरह छापूंगा, इसे मॉडिफिकेशन करके। तो मुझे पढ़ने के बाद ही तो पता लगा इस किताब के अंदर क्या कमी। इसके लिए मुझे दूसरी किताब साइड यूज करनी पड़ा। इस चैप्टर में तो इतने क्वेश्चन आए आज तक, 2019 में इतने, 2018 में इतने, 2017 में इतने। इस चैप्टर में मुझे वरीयता देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 साल में उसमें कोई पर्सन आया ही नहीं, तो आया नहीं तो मैं इसको काट दूंगा, इसे मैं पढ़ता भी नहीं। समझ में आया बात? है ऐसा करोगे, ये सुन लो बात समझ में आई? यही है कलाकारी पढ़ने की, मूल मंत्र बता रहा हूँ तुम्हें पढ़ने का। ये तो भागो जाओ दौड़ो जाओ, समझ की बात है? नहीं तो फिर इतना, मैंने कहा इतना मैटर इकट्ठा होगा, और जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो रद्दी के भाव बेचते पाओ जाओगे। ठीक, बाहर बेचते खड़े हो, क्या बेच रही, किताब बेच रही थी, क्या ले रही, चुरोन ले रही हूँ, ऐसा समझिए। और देखो क्या लिखा हुआ, अगला टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ। अगला टॉपिक लिखा सरकारी बजट, यानी सरकार का बजट में कुछ भी डाटा दे रखा है ना मेंस की टॉपिक में, उसका क्वेश्चन देखो पता लगेगा कैसा सवाल पूछ रखा है। फिर यहाँ आकर डिस्कस करो, भैया जी ये वाला सवाल पूछा हुआ था पिछले साल, सवाल इस लाइन का अर्थ क्या हो, ये बता दो कितना पढ़ रहे। देखिए कितने सवाल, मुद्रास्फीति एवं कर व्यवस्था, मुद्रास्फीति का सवाल पूछा हुआ तो मेंस में नहीं आया। अब तुम्हें पता लग गया मेंस में मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति एडिटोरियल में आया, कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, अब तुम्हें पता लग गया मेंस के अंदर। अब पक्की बात है, इसको ज्यादा ध्यान लगा पढ़ना चाहिए। मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ भी बातें हो,
तो क्यों पढ़ा रहा हो, बेवकूफ हो, ये तो यही पढ़ा रहा हो, वो भी सिलेबस के बियॉन्ड थोड़ा जाएगा पढ़ागा। तो वो बात को पता लगी जब सिलेबस हाथ में होगा। समझ में आया? यहां लिखा हुआ आरबीआई एवं कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई एवं कॉमर्शियल बैंक, ये है क्या है, सिलेबस में नहीं आए, इसी तो उठा कर रख रहा हो। इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी सवाल बन सके, राष्ट्रीय आय से संबंधित, नेशनल इनकम चीज क्या हो, शेयर बाजार तक कैसा सवाल आया, ये शेयर बाजार पता लग रहा है टॉपिक है नहीं शेयर बाजार का, लेकिन शेयर बाजार का सवाल करके 2-4 सवाल उसने कभी कभी पूछ लिए। 2017 के बाद कोई सवाल नहीं है। शेयर बाजार का कैसा सवाल पूछा है, अप्रत्यक्ष कर टैक्स से संबंधित सवाल पूछ रहा। उसके बाद देखो यहाँ, अब हम कृषि का टॉपिक सारा अनसेट का पढ़ते चले जा रहे, तो क्या फायदा उसका, जब यहाँ टॉपिक लिखा हुआ ना मुख्य फसलें, खास मुख्य फसलें बतानी चाहिए, उससे संबंधित फिर सवाल क्या पूछा, फिर आगे पूछा देश में विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई से संबंधित सिंचाई प्रणाली भंडारण कैसा करा जा रहा। तो ये जो टॉपिक यहाँ शब्द ये सर्विस पढ़ने के बाद ना जो समझ विकसित होगी, तुम एडिटोरियल में तो इतना ही कंटेंट उठाओगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद और सिलेबस पढ़ने के बाद, जितना तुम्हारे काम का होगा, बाकी से वहीं छोड़ दोगे, संकीर्ण हो जाएगा तुम्हारा लिखना भी, बहुत कम लिखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद यहाँ लिख रखा है एमएसपी प्रत्यक्ष कर क्या हो, सब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या हो, एमएसपी क्या हो, सब्सिडी क्या हो, कोई मेंस के सिलेबस में नहीं आया, तो पता लग जाना कहाँ कहाँ कितना पढ़ना। मैं क्या करता हूँ, मैं डेली जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठता हूँ इकोनॉमिक्स का, तो चुपचाप पहले बुक्स खोल लेता हूँ यहाँ कि मुझे अभी पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं पढ़ने टॉपिक बाद में जाऊँगा, पहले इसका बुक्स खोल लूँगा, फिर देखो टॉपिक क्या है, फिर इस टॉपिक के अंदर यहाँ जाऊँगा, फिर देखूँगा इसका लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या बनाऊंगा, अब पढ़ूंगा उस टॉपिक को, इसका क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब टॉपिक पढ़ूंगा अपना। समझ में आया? ठीक, हिट द टारगेट, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, पुराना डायलॉग था ना। अगला सवाल यहाँ पूछ रहे देखो, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन से संबंधित अर्थशास्त्र, एक इसमें टॉपिक है दिखाने वाला हूँ तुम्हें, खाद्य प्रसंस्करण का सवाल पूछा हुआ, भूमि सुधार पर कोई सवाल नहीं पूछा। देखो लास्ट ईयर 2016 में सवाल पूछा था, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब टॉपिक ना छीन होगा मेरे हिसाब से, मैं तो यही छोड़ दूंगा। भूमि सुधार से संबंधित कोई सवाल है मैं इग्नोर करके चलूंगा। जब मुझे पेपर देने जाना हूँ तो पेपर में इस टॉपिक को पढ़ कर जाने का, क्यों, क्योंकि इसमें 4 साल तक कोई सवाल नहीं पूछा और उम्मीद आगे भी से बहुत, इसे सबसे लास्ट में पढ़ूंगा मैं, मेरे थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा। तो मुझे कैसे पता लगा, इस सवाल देख कर पता लगा, सवाल देख कर। उसके बाद जहाँ लिखा हुआ उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अभी मैं आज सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ उदारीकरण क्या हो, एलपीजी क्या हो, आज भी तुम्हें समझाने वाला हूँ। समझ गए? यहाँ ने मेंस में 8वें नंबर के टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस लाइन को दिमाग में सेव कर लो। आज समझाऊंगा उदारीकरण क्या हो, वैश्वीकरण का असली अर्थ क्या हो, निजीकरण का असली अर्थ क्या हो। आज तुम समझाएंगे कि बिना उदारीकरण के तुम निजीकरण को भी प्रमोट ही नहीं कर सकते। तो जो उदारीकरण से संबंधित जो भी उदारीकरण का मतलब उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यहाँ लिखा हुआ, फिर मैं दिखूंगा जैसे मैं आज तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वैसे मैं फुल रूप नहीं पढ़ा रहा, ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, लेकिन इतना पढ़ने के बाद ना इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ जिसमें जितने पर्सन इसमें आया आज तक ये सारे समझ में आएंगे तुम्हें। उदारीकरण का अगर तुम्हें अर्थ समझ में आएगा, शब्दावली तो समझना। इंग्लिश हमारी क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि वह एक वर्ड है, उस वर्ड का हमें अर्थ नहीं पता। जब कोई अर्थ बता देगा तो तुरंत समझ में आएगा। उसके बाद लिखा हुआ अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक नीति का विकास पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन कैसे हुआ और उसका विकास पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखो 8वें टॉपिक में साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं देखता हूँ यहाँ उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मैं जाता हूँ 2021 वाले सवाल पर। 2021 में नहीं आया, 2021 में सवाल लास्ट ईयर 2019 में सवाल आया था, हो सकता है 2022 में सवाल आ जाए उदारीकरण पर कि हम लिबरल क्यों नहीं हो रहे। हम जब हमने एफडीआई ले आए हम तो हमने इकोनॉमी पर ताला क्यों लगा रखा है, ताला खोल लो ना, उदार हो जाओ, उदारीकरण अपनाओ। जब तो तुम्हारे यहाँ एफडीआई आगा, निवेश बढ़ाओ तुम्हारे यहाँ, जब तो गरीब का दुष्चक्र को टगाओ। समझ में आया बात? ये मतलब है इसका। ऐसे मेंस का जो यूपीएससी का सिलेबस करा ना वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करा हुआ, हर उस चीज़ को डाल दिया गया उठाकर बहुत संकीर्ण तरीके से जिसकी तुम आने वाली फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली। समझ में आया बात? इसलिए घर से बाहर निकलने का मन तक नहीं करता। समझ में आई बात? मैं सोचा चल थोड़ा बाहर घूमी हूँ, मैंने फिर 8, 7, 10 घंटे पढ़ने के बाद मैं सोचा थोड़ा बाहर घूम आता हूँ रोड की तरफ। फिर चल छोड़ ना यार, पढ़ी ले इससे बढ़िया, मैंने चल रोड की घूम आते हैं। मैंने कहा चल छोड़ ना यार, चल रोड की पढ़ी ले इससे बढ़िया। आया समझ? इस तरह डिजाइन कर रखा सिलेबस, तुम्हें जाने देने का। मैं इतना वहाँ घूम गाऊंगा 1.5 घंटा, एक टॉपिक ही पूरा हो जाएगा यार। चल छोड़, मैं सोचा थोड़ा मस्ती उतार लूँ फ़ोन के साथ।
जा रहेगा सर? अभी अभी जाना। क्या हो रहा? यस और नो? क्या लिखा हुआ 8वें टॉपिक में? इतना सिलेबस कठिन करने ना 8वें टॉपिक के पहली लाइन ही आई है जी, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मैंने कहा सवाल कैसे आया था जी? लास्ट ईयर कोई सवाल नहीं आया। मैंने कब आया था ये? 2019 में सवाल आया था। वो सवाल भी याद होना चाहिए। जिस दिन ऐसा होना स्टार्ट होगा, जाओ यूपीएससी पार होगा, जाओ यूपीएससी पार होगा, तथास्तु। वो कब होगा? एक दिन में होगा। टॉपिक पढ़ोगे बाद में, सवाल लिखोगे पहले। टॉपिक पढ़ोगे बाद में, सवाल देखोगे पहले, और सिलेबस देखोगे पहले। पहले सिलेबस, फिर उसके अंदर टॉपिक, और ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन मुझे बहुत अच्छी लगी किताब है। ये इस किताब का बेनिफिट है। और देखो क्या लिखा हुआ, प्रश्न सुनो, प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो। देखो 2019 में क्या सवाल पूछा हुआ, क्योंकि उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान, ये उदारीकरण जब आया, उत्तर अवधिकरण दौरान के मतलब इसका मैं 1990 के आसपास की बात बता रहा हूँ। जैसे हम उदार होना स्टार्ट हो, 1980 में उदार होना स्टार्ट हो गए थे। धीरे धीरे हम इकोनॉमिक गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर उदारीकरण का मतलब क्या हो, यानी जो उदारीकरण आया 1991 में, तो 1990 के आसपास की बात कर रहा हो, इसे बोलो उत्तर उदारीकरण। उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान जब तुम सवाल पढ़ोगे, जब तो मेरे से आगे पूछोगे क्या हो उत्तर उदारीकरण दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। अच्छा, लोक व्यय प्रबंधन, इस तरह की शब्दावली यूज करा है। क्या हो लोक? लोक मतलब पब्लिक हो, व्यय का मतलब सरकार पर खर्च करा जाए, जनता पर जो पैसा खर्च करा जाएगा उसके मैनेजमेंट के समक्ष एक चुनौती है। आज हम उदारीकरण अपनाते जा रहे हैं, हर चीज में उदार होते जा रहे हैं। आज उदारीकरण अपनाओ, इकोनॉमी गेट खोल दिए। क्या है सरकार के समक्ष एक चुनौतियां पैदा कर सके सरकार को पैसा इकट्ठा करने में? ये बताना कैसे, जब तक तुम्हें पैसा इकट्ठा कैसे हो, कैसा नहीं होता है। समझ, एक टॉपिक को हम एक टॉपिक तो नहीं कनेक्ट कर सकते, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़कर तब जाकर क्वेश्चन का डिमांड करेंगे। समझ आई बात है? जब जाकर क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, क्या कहाँ तक पैसा इकट्ठा होगा, कैसे कैसे हम उत्तर उदारीकरण का मतलब जब क्लियर स्पष्ट नहीं होगा ना, तब तक समझ नहीं सकते। इससे पहले वाला सवाल दिखाऊं, उसमें देखो क्या पूछ रखा है 2018 में, विश्व व्यापार में संरक्षणवाद नहीं बताया था मैंने, संरक्षणवाद क्या हो, इस टर्मोलॉजी बता रखा है। और मुद्रा चालबाजियों की हाल ही परिघटनाएं भारत में समष्टि आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो जब तक इतनी सिलेबस शब्दों की समझ नहीं होने तब तक कुछ नहीं होने का। इसमें लिखा हुआ समष्टि आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने में किस तरह प्रभावित करेगी। मैंने इंग्लिश में नहीं समझ, हिंदी में नहीं समझ, मैं इंग्लिश नीचे आऊंगा। हाउ वुड टू रिसेंट फेनोमेना ऑफ द प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मनी पॉपुलेशन इन वर्ल्ड द ट्रेड इफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो माइक्रो स्टेबिलिटी मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र हो, जो हमारा अर्थशास्त्र हो, छोटा छोटा जो गाँव का घर का अर्थशास्त्र, इसे कैसे मैनिपुलेट, इसे जो जनसंख्या है इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, छोटी छोटी जनसंख्या में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है तुम्हारे गाँव का, तुम्हारे शहर का, इसका आसपास का। माइक्रो इकोनॉमी जो हो हमारा, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक। तो विश्व में व्यापार में संरक्षणवाद, मुद्रा चालबाजी हो, हाल में परिघटनाएं क्या क्या हुई, तो जोड़कर, तो ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आने का हो। ये यूपीएससी का प्रश्न ना, और कितने मार्क्स का हो, 10 मार्क्स का। तो जब तुम्हें समझा दूंगा ना सारा टॉपिक पूरा का पूरा, तुमने से बैठे बैठे लिखने की जरूरत नहीं है, खड़े खड़े इसका उत्तर दे दोगे। इतना तो मुझे जानकारी, और ये उत्तर तो मैं तुम्हारे मुख से निकलवा दूंगा इसका। समझ में आया बात? ये समझाना चाह रहा हूँ मैंने कहा मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम घर जाकर सवाल देखो, ठीक, ताकि तुम सवाल समझ सको। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम होंगे। भारत में वैश्वीकरण आया, जो औपचारिक क्षेत्र उसमें रोजगार कम होंगे। क्यों होंगे, कैसे हुए कम? वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ कि वैश्वीकरण के कारण पर रोजगार कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी आई, और जब टेक्नोलॉजी आई उन मजदूरों को रिप्लेस कर दिया, इसे रोजगार कम होंगे। पता है नहीं? उसके बाद क्या बढ़ती हुई औपचारिकता देश में विकास के लिए हानिकारक है? क्या इस तरह अगर औपचारिकता बढ़ती रहेगी, अनौपचारिकता बढ़ती रहेगी तो देश के लिए हानिकारक है? यस, बिल्कुल हानिकारक है। ऐसे समझो। तो फिर करना क्या जाना चाहिए? इसका मतलब रोजगार से संबंधित विषय है, ठीक, रोजगार की तरफ जाने की कोशिश कर रहा सवाल। तो तुम ना जब टॉपिक की तुम्हें समझ हो जाएगी तो तुम ना बैठ कर सारा सब कुछ लिख दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वीडियो आराम से बैठ कर शांति से देखो, वो बहुत कुछ उसके अंदर बहुत ज्ञान छिपा हुआ, मैंने बहुत डिस्कस मारा हुआ जबरदस्त तरीके से। तो यही बात है।
और ऐसे डिस्कस मारा हुआ, एक जरा सा भी ध्यान हटा ना फिर एकदम तुरंत गायब हो जा, समझा कहाँ रहे थे। ऐसे डिस्कस मारा हुआ, वो भी इंटरेस्ट लेकर पढ़ा रखा मेरे तुम्हें। कानों में ईयरफोन लगा लो, जब सारे सब्जेक्ट तो बोर हो जाओ ना, फिर इकोनॉमिक की वीडियो बैठ कर शांति से ये सामने रखो। रूल होना चाहिए पढ़ने का। कभी कभी तो मैं अपना वीडियो खुद भी देख लूँ, हाँ समझ लो कि मैंने इसमें क्या समझाया था, कोई गलत तो नहीं समझाया। हालांकि मुझे भी पूर्ण विश्वास है मैंने कुछ भी गलत नहीं समझाया उसमें। समझ में आई बात है, पता लग गया ये समझाना चाह रहा था। अब देखो 8वें टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, 8वें टॉपिक में हमने पढ़ा उदारीकरण का अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव हो। आज भी इसके ये 3 शब्द डिस्कस करने वाला हूँ। एलपीजी 1991 के बाद हुआ क्या, ठीक 1991 से पहले थी क्या स्थिति, योजना आयोग और आज वर्तमान समय में नीति आयोग ये क्या कह रहे हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले और कल से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले उसका नाम कंपनी होगा। ये कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो क्या, कैसे कंपनी को मैनेज करते हैं, क्या कंपनी को एक अकेला व्यक्ति चला सकता, अगर नहीं चला सकता, अगर बहुत सारे लोग एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हो जा तो फिर कहते हैं एकता में बल होता, फिर सब मिलकर कंपनी चलाएंगे। तो मैं इस सब समझ पा रहा हूँ, कुछ भी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स पढ़ना, उसके बाद में वहाँ तो क्रम वाइज लिखवाना नहीं, बोर्ड पर समझाना और तुमसे सुनना स्टार्ट कर दूंगा। फिर बताऊंगा मेंस में क्या सवाल आया, देखो फिर तुम इसका उत्तर कैसे लिखोगे और कहाँ से लिखोगे इसका, एक पर्सन साथ डिस्कस करता हो चलो। और यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में इसका कहाँ उपयोग होगा और प्री में इसका कहाँ उपयोग होगा। समझ में आया बात है। कल से हम रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक पर जाएंगे अपने टॉपिक को, टॉपिक वाइज। और आगे के न जो 30 वीडियो होंगे कम से कम, कितने 30 वीडियो, उन 30 वीडियो के अंतर्गत तुम्हें इतना ध्यान लगा कर समझना, वही तुम्हारा पूरा सिलेबस है। जिसका जीएस थर्ड पक्का ना, जीएस थर्ड में इकोनॉमिक्स पक्का, उसका सब कुछ पक्का, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, राजस्व व्यय, ठीक है राजस्व। अब इकोनॉमिक्स ओरिजिनल स्टार्ट होगा, वो भी टॉपिक वाइज स्टार्ट होगा और क्वेश्चनों के डिस्कस के साथ होगा। समझ में आया बात क्या, ठीक। इतना बताओ समझ में आया नहीं है तो आज हम क्या पढ़ने वाले, एलपीजी पढ़ने वाले हैं कि एलपीजी का हुआ क्या। चले 24 जुलाई 1991, डेट याद रखना, ठीक। 80 के दशक तक आते आते ना, पिछला लेक्चर में डिस्कस करा हमने कि जनसंख्या कितना बेनिफिट हो, समझाते जनसंख्या कितना बेनिफिट हो, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात है, ये बात हम आज समझ पा रही। तो 24 जुलाई 1991 को हमने अपने इकोनॉमिक्स के गेट खोल दिए और हमने ना, हम सुनते रहो ध्यान लगाकर, हम 1980 से वैसे तो हम लिबरल होना स्टार्ट हो गए। लिबरल का मतलब क्या होता है, उदार। हम ना भारत सरकार है ये, हम मतलब भारत सरकार जो विदेशी लोग थे उनके प्रति उदार होना स्टार्ट हो रही थी। हमने MTRP एक्ट था एक, ठीक, व्यापार व्यवहार अधिनियम 1982-85 का, उसमें हमने संशोधन करा और संशोधन करके ना ये कहा जो बाहर की कंपनियां ना उन आने के लिए हम रिलीफ देना स्टार्ट कर दिया। 1985 की बात बता रहा हूँ तुम्हें, धीरे धीरे हम समझ में आना स्टार्ट हो चुका था क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो फिर 2 ऐसी महान शख्सियतें, नाम बताया था PV नरसिम्हा राव और दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके द्वारा दोनों बहुत दूरदर्शी लोग थे और इन्होंने ना उस समय के हालात और परिस्थिति को समझा और समझने के बाद ना बाहर की जो कंपनियां थी उन्हें आने की अनुमति दी। जब अनुमति दी ना तो इन्होंने एक नीति बनाई, उस नीति का नाम था आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम। देखो एक ही नीति को कई नाम से जानते हैं, ठीक, एक ही नीति नाम हुई है 1991 की आर्थिक नीति, कुछ लोग कहते हैं 1991 की आर्थिक नीति, कुछ लोग कहते हैं आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम, कुछ सुधारों, जब सुधार कहते हैं सुधार का मतलब वो बड़े स्तर पर, संशोधन हो छोटे स्तर पर, तो सुधार जो हो बड़े स्तर पर, यानी सब कुछ बदल देना। 1991 से पहला भारत अलग था, 1991 के बाद भारत अलग हो, तो इसे भी कह सकते हैं आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम, 1991 की आर्थिक नीति। कुछ लोग भी कहते हैं LPG रिफॉर्म, कुछ लोग कहते हैं वैश्वीकरण, ऐसा बच। तो एक नाम एक ही सब चीजों का, बात समझ में आया बात है, ठीक। कोई ऐसा कह रहा, कोई ऐसा कह रहा। तो हमने एलपीजी स्टार्ट कर दिया। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरल का मतलब क्या हो, कुछ लोग समझते हैं हम उदार हो गए, उदार का मतलब भी समझ रहे हैं कि निजीकरण को हम बढ़ावा देगा। जी नहीं, निजीकरण अलग चीज है और जो हमारा उदारीकरण होगा ना वो अलग चीज होगा। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने उदारता दिखाई,
तुम मेरे दोस्त हो, जॉन हो तुम, अच्छा तुम जॉन हो तो तुम्हें भारत के अंदर कंपनियां लगानी, कहने लगा मुझे 1991 से पहले आने की अनुमति नहीं है और भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो आ जाओ, कोई बात नहीं, अब अनुमति लेनी जरूरत नहीं है, आओ भारत के किसी कोने में आकर फैक्ट्री लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? आया? तो हम लिबरल होना स्टार्ट हो गए, तो लिबरल का मतलब क्या होगा? उदार होना स्टार्ट हो गए। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? हम क्या, देखो जब मैं स्टार्टिंग में पहला क्लास लिया था इकोनॉमिक्स का, मैंने तुम्हें एक ही चीज़ बताई थी, मैंने कहा किसी भी देश के अंदर ना, अगर किसी देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, एक ही शब्द, उसका नाम है प्रोडक्शन। उसके सब आसपास सब कुछ उसके आसपास घूमता होगा। पहली दूसरी क्लास में बताया हुआ, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। उत्पादन, उत्पादन, आय और व्यय, एक ही सिक्के के तीन पहलू। देश में जब जब जितने रुपए का उत्पादन होगा, इतने रुपए का आय का सर्जन होगा। बताया था नहीं बताया था? जितना उत्पादन होगा इतनी आय होगी, इतना ही खर्चा होगा। तो उत्पादन, आय और व्यय, जीडीपी वही हो, उत्पादन ही जीडीपी, उत्पादन ही क्या है? तो देश में जब जब जितने रुपए का उत्पादन होगा, तब तब उतने रुपए का आय का सर्जन होगा, वही देश का जीडीपी होगा। ये सुन लो, बताया था नहीं बताया था? तुम ना बोल रहे, इंटरेस्ट इतना बेकार पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा ध्यान लगा के समझ रहे, प्रोफेसर टाइप। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक एक वर्ड को उठाते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसका मतलब उदारीकरण, उदारी। मैंने तो यहाँ वर्ड लिखा है, जब मैं यहाँ कोई वर्ड लिख रहा हूँ ना बोर्ड पर, तो तुम्हें सिलेबस इतना याद होना चाहिए, इकोनॉमिक्स मेन सिलेबस 8वां यूनिट पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ऐसा होना चाहिए दिमाग में। 2019 में क्या सवाल आया था, 2018 में क्या सवाल आया था, 2017 में क्या सवाल आया था, तब तुम सवाल पढ़ रहे हो। तुम क्या हो, तब तुम तो तैयारी कर रहे हो, नहीं तो तुम बताए तुमने यूपीएससी के कीड़े के बराबर भी नहीं है। समझ में आया क्या बताया अभी? हमें तो यहाँ नाम लिख रहा हूँ, तुम्हें बताना चाहिए। मैं तो यहाँ नाम लिखा उदारीकरण, तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बैठे बैठे स्वयं स्वयं जनित हो जाना चाहिए। कर लोगे ऐसा? कब तक करोगे? अगले साल? जल्दी जल्दी बुक मंगाओ नहीं है तो किताब उठा कर लिख लो, सिलेबस न करनी बुक है तो उठा कर लिख लो। इतना भी कहाँ लिखोगे, फिर सवाल थोड़ा ही लिख लोगे उठा कर। आया समझ लो, कहीं तुम लाल बहादुर शास्त्री तो है नहीं, आया समझ लो। उसके मास्टर ने उसका घर भेज दिया, उसने कहा तेरे पास किताब नहीं है। एक रात में किताब लिख डाल दी उसने, एक रात के अंदर उसने पूरी किताब लिख डाली। मास्टर हैरान होगा, यू कह रहा है एक रात के अंदर क्या? उसको किताब के बिना घर भेजा, तेरे पास किताब नहीं है, घर जा अपने यहाँ से। सब बच्चे नाव में बैठ के जाते थे, वो ना तैर कर जाता था, ऐसे तैर कर जाता था, कपड़े गाड़ कर अपने दोस्तों को दे देता था। आया समझ लो, एक रात के अंदर उसने किताब लिख डाली थी। लाल बहादुर शास्त्री बता रहा हूँ मैं, आज घर जाकर उसकी जीवनी पढ़ना। अच्छा समझ में आया? तो जो तुम्हें बायोग्राफी पढ़ने को दी जाना, ये समझ लो तुम्हारा एक प्रकार से निबंध तैयार हो रहा है। तो उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारा माइंड सेट डेवलप हो ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके अंदर एक अलग ही विचार जनित हो कि मुझे पढ़ना चाहिए। समझ में आया? मैडम चुप हो जाओ, सुन लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ये सिलसिला अब चल रहा है। तुम जितनी बायोग्राफी देख रखे हैं ना, जो मेरे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई, वो सब बायोग्राफी देख कर हुई। अभी उनके ही डायलॉग बोलता हूँ यहाँ, पढ़ा हो। समझ आई बात है? एक बायोग्राफी डेली देखता था मैं, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ। समझ में आया बात है? और ऐसा कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिसका मैंने बायोग्राफी ना देखा हो। महात्मा गोविंद रानडे भी तो आ गए ना उसमें, छोटे छोटे सुनीता चौधरी भी आ गई ना, उषा मेहता भी आ गई ना, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हें आधुनिक भारत का इतिहास। एक एक का मुझे डॉक्यूमेंट्री देखा हुआ, तमीज से क्या क्या इसकी जिंदगी में संघर्ष रहा होगा, कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला सर। एनी बेसेंट आ गई, तो उसका भी बायोग्राफी मैंने एक बार डिस्कस भी कर दिया यूट्यूब पर, जो मुझे ज़्यादा जिससे मैं ज़्यादा प्रभावित हो गया। इतना बताओ समझ में आएगी नहीं है? ठीक, तो अभी तो उम्र है तुम्हारी, तो पढ़ो दिमाग में। लेकिन जो अलग गतिविधियों में लिप्त होगा ना, उसे पढ़ना कठिनाई पैदा कर देगा। समझ आएगी बात है? अगर तुम बड़ी तैयारी कर रही ना, तो छोटे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर बड़ी तैयारी करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और छोटे लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम ऊंचा जाना हो तो बाजी की तरह उड़ना चाहते हो तो तितलियों को साथ छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा पुराना डायलॉग है। और तुम ना परिया बनना चाहते हो ना, परी, पापा की परी नहीं बनना, आसमानी परी बनना चाहती हो, तो फिर नीचे ना जी बाज तितली पितली ये सब भूल जाओ। ऐसा समझ लो, आसमानी परी बनना चाहती हो ना, ऐसा समझ लो। लोग तो तुम्हारे भी सेल्फी ले बताया, तो सब चीज़ तो गूगल पर मौजूद है। एक बच्चा हुआ ना क्लास में,
जो मैं कर रहा जी तो मैं गूगल पे, आप जो कहानी बता रहे हैं गूगल में मिल जाएगी। मैंने खड़ा कर दिया सर। मैंने कहा एक काम कर, उसके हाथ तो फ़ोन ले लिया। मैंने कहा अब ढूंढ गूगल पर, और जो मैं तुमसे सवाल पूछा ना हो, ठीक, मैं कहा ये सर्च करके दिखा। जब गूगल पर ढूंढ लो, यूट्यूब पर जो तुमसे थोड़े वैसे सवाल पूछा था मैंने, बोतल वाला हो, उससे पूछा था मैंने। मैं ढूंढ जा गूगल पर, मेरे 3 दिन हो गए सर्च कर रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना किसी के यूट्यूब चैनल में मिल रहा। मैंने कहा ढूंढा भैया, आया समझ में। मैंने कहा 3 दिन हो गए ढूंढ रहा है। मैंने कहा दोबारा मैंने लैपटॉप पर सर्च करा, और जो आसपास के हमारे लोग थे मैंने उनसे ही पूछा, तब भी उसने उत्तर नहीं बताया। मैंने कहा अब क्या कर रहा है? मैंने कहा अब तू गूगल पर ढूंढना, अब तू अपने आप को ढूंढ रहा, अब तू गूगल पर ढूंढ रहा सर आंसर, अब तू अपने आप को ढूंढ रहा है। उन्होंने गूगल फिर एक तरफ भी रख दिया साइड में, फिर मैंने दिमाग पर जोर डालना स्टार्ट करा, फिर सोल्यूशन देना स्टार्ट करा। मैंने कहा गूगल जहाँ बंद हो जाएगा ना, फिर वहाँ दिमाग काम करा। तो गूगल और फेसबुक यूट्यूब की दुनिया से तो बाहर निकलो, और तुम्हें मैंने उत्तर प्रश्न दिया ना हो कर लेगा ना घर से, ठीक, ले लेना सारा किसी का। उदारीकरण, उदारीकरण मतलब उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यूनिट 8वां यूनिट, पहला यूनिट यही है, समझ में। इसलिए सिलेबस है, सिलेबस में सिलेबस ही बताता हूँ, तुम इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, इतना इसकी लिमिट में रहना, बस आ जाओ बस। तो उदारीकरण, तो उदारीकरण का मतलब क्या हो? दूसरे नंबर पर एक हो निजीकरण, उसके बाद वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का दूसरा नाम भूमंडलीकरण। अब 10वीं क्लास में कितना डरते थे इस वर्ड तक, भूमंडलीकरण वाला जो एसएसटी क्वेश्चन कितना मारता था मैं इसको, ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तुम आज तक भी याद है, तुम आज तक भी याद हो इस पेज पे, हाँ कुछ आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको हम सब छिपते थे याद नहीं याद है, ठीक, एसएसटी का मॉडल था, और भी तुम इतना मारता था, तुम इतना खोप पाते थे इसको। ये उदारीकरण, ये निजीकरण, ये वैश्वीकरण, थे भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो जो उदारीकरण है ना, देखो अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज जरूरी है? उत्पादन, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक कुछ हो जाता है इसका। अगर उत्पादन करना चाहते हो तो उत्पादन कहाँ होगा? उत्पादन के कितने क्षेत्र हो? 2, एक तो पब्लिक सेक्टर हो, एक प्राइवेट सेक्टर हो, एक सार्वजनिक क्षेत्र हो, एक निजी क्षेत्र हो, एक सरकार की कंपनियां हो, एक प्राइवेट कंपनियां हो। समझ में आया? दिक्कत तो नहीं है? तो एक तो सरकारी क्षेत्र में उत्पादन होगा, एक प्राइवेट क्षेत्र में उत्पादन होगा। अब अपना दिमाग ना 1951 से बाहर निकाल लो और थोड़ा 1951 में ले आओ। सोच लो हम 1951 में, अब ये भी ताजा ताजा आजाद हुए आए, चलो जाओ। उत्पादन, उत्पादन के कितने क्षेत्र हो? कितने क्षेत्र हो? उत्पादन होगा कहाँ? 2 क्षेत्र में होगा। क्या तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होगा, क्या तो वहाँ सरकारी क्षेत्र काम होगा। सरकारी क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक। दूसरी भाषा में यहाँ प्राइवेट क्षेत्र का मतलब निजी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र। दूसरे नंबर पर सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। पब्लिक, अरे कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। एक तो हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा होगा। पब्लिक सेक्टर का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र समझते हो? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जैसे सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल, गेल, बीएसएनएल, बेचेल, ये सब सरकारी क्षेत्र के ऊपर है। ये सारी LIC, ये सब नो। तो यहाँ उत्पादन हो रहा नहीं, और जो उत्पादन होगा किसका हो? वस्तु होगा या सेवा होगा? उत्पादन किसका होगा? या तो वस्तु होगा या सेवा होगा। उत्पादन किसका हो? इसके अलावा तो नहीं कुछ कहना है। चाहे तो चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो। तो जरा बताओ, जब हम वर्ष 1951 के समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ होगा तो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर काम करता होगा कि सार्वजनिक सरकार की कंपनियां काम करती होगी। हम ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुए, ऐसा समझ, तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर हावी होगा कि प्राइवेट सेक्टर हावी होगा? जब हम आज़ाद हुए थे, हम आज़ाद हुए तो सरकार का प्रभुत्व होगा या निजी क्षेत्र होगा? सार्वजनिक क्षेत्र पावरफुल होगा। क्यों? अभी तो हम ताजे ताजा आजाद हुए थे, देश के अंदर ऐसा कोई भी निवेशक नहीं आता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आता जो बहुत अमीर हो और देश के अंदर निवेश कर सकता हो। इतना है समझ में। तो सरकार ने हर जगह सरकार का प्रभुत्व था, हर जगह हर चीज पर सरकार का नियंत्रण था। वर्ष 1991 से पहले हर चीज सरकारी, हर चीज सरकारी। जितनी भी सर नौकरी मिली तो मैं आज देखने अनपढ़ लोग कह रहे हैं तो 2 भी पढ़े हुए थे और सरकारी नौकरी लग गई। सब तब 1991 से पहले की दिन थी, वो सरकार का प्रभुत्व था, सब चीज सरकारी थी। और जो जहाँ सरकारी वर्ड होगा ना, अभी तो पढ़ रहे थे, जहाँ सरकारी वर्ड तो लोगों को बहुत लगा हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
क्योंकि अरे हमारा फलाने का था, बेचने पर लग गया और 80 लाख रुपए मिल रहे हैं, पुराने मंदिर टाइम का लगा हुआ। सरकारी चीज का मतलब हो एक तरफ सरकारी, दूसरी तरफ मुफ्त। और सरकार का मतलब है ना जहां सरकार 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 सरकार, इसका मतलब हो समाजवाद। और जहां समाजवाद हो ना वहां हो भ्रष्टाचार। क्या हो? करना ही नहीं कुछ, मुफ्त। कहते नहीं सरकारी नौकरी, 2 बजे जाता हूँ, 10 बजे का टाइम है, कोई पूछता ही नहीं मुझे, कोई पूछता ही नहीं मुझे। मायावती की सरकार का नाम सुना तुमने? उसका जो गवर्नेंस था यूपी में 2007 के आसपास का टाइम है, लोग बताते हैं, विश्लेषक भी बताते हैं, सबसे बेस्ट गवर्नेंस रहा उसका। गवर्नेंस का मतलब शासन प्रशासन। कोई अधिकारी अगर 6 बजे आया ना, 6 बजे की ड्यूटी, तो 6 बजे आया, 7 बजे नहीं आया, सस्पेंड करो, घर भेज दिया उसको। इतना बेहतरीन प्रयास प्रशासन। तो जहाँ जिसकी अच्छी बात हो निकाल लो, कहीं लिखने का मौका मिलो, किसी के शासन काल में गवर्नेंस अच्छा रहा तो मायावती के शासन काल में रहा। आया समझ? चमारों की जाग तक तो बुआ हुआ ऐसे तो उसका गवर्नेंस की तारीफ करी जा। आया समझ? कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र के लिए जाना जा। अटल बिहारी वाजपेयी का काल उसका जो गवर्नेंस सुशासन नहीं कहते उसे, समझ में आया बात है? तो सुशासन दिवस के रूप में नहीं मना रहे, सप्ताह दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? ऐसे तो थोड़े बना रहे सब सुशासन दिवस। अब बताओ, तो जी बताओ, जब हमारे यहाँ देश आजाद हुआ होगा तो जो निजी क्षेत्र होगा ना, तो इस शिष्य अवस्था में था। शिष्य का मतलब शिशु अवस्था में था, बच्चा था यो। ऐसा समझ। और धीरे 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 बड़ा होता चला गया। आज ये इतना बड़ा हो चुका, अंबानी अडानी, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, आज ये पूरे देश को खरीद सकता है, पूरे देश को। ऐसा समझ। आज इसका आकार धीरे धीरे, जो कभी शिशु था ना, आज 1951 में ये शिशु ना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। इसके पीछे सार्वजनिक क्षेत्र छोटा पड़ता चला गया, सार्वजनिक क्षेत्र। अब ये क्या होगा सार्वजनिक क्षेत्र में ना, अब जब प्राइवेट सेक्टर, अब तुम बताओ अपना इलाज कहाँ कराओगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में कि सरकारी हॉस्पिटल में? नौकरी कैसी चाहिए, सरकारी की प्राइवेट? अच्छा तो क्यों चाहिए? यह बात तुम्हें भी बता, जो प्राइवेट सेक्टर हो ना उसके अंदर गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो। अगला जो टॉपिक हम गवर्नेंस में पढ़ने वाले ना, यही पढ़ने वाले हैं। आया समझो? निगमित शासन जिसे बोलते हैं, कोऑपरेट गवर्नेंस किसे कहते हैं। आज हम ना उसके अंदर भी, चलो हम पब्लिक सेक्टर में तो बात करते हैं सुशासन की, पब्लिक सेक्टर जो हो उसमें सुशासन की बात करते हैं, लेकिन हम जो हमारा प्राइवेट सेक्टर ना उसके अंदर भी एक शासन होना चाहिए, जिसे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, या दूसरी भाषा में निगमित शासन कहते हैं। इसकी संकल्पना उभर गई। कल हम गवर्नेंस में 30 चैप्टर ये पढ़ाएंगे, बड़ा मस्त चैप्टर है। समझ में आया बात? या मेंस के सिरे से मजा हो, डिस्कस करने का पूरा मौका मिला ना, बच्चों का दिमाग खुलता चला जा, उसे अलग अलग डायमेंशन सीखने को मिलेंगे। तो ये बताओ, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो देश को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? उत्पादन। देश में जब जितने रुपए का उत्पादन होगा इतनी ही आय का सर्जन होगा, और जितनी आय होगी, इनकम होगी, इतने देश अमीर होगा। जितनी आय होगी इतनी व्यय होगी, व्यय का मतलब खर्चा होगा, और जितना खर्चा होगा इतना देश आगे बढ़ता चला जाएगा। ये सुन लो, तो उत्पादन तो बहुत महत्वपूर्ण। उत्पादन कितने क्षेत्र में होगा? उत्पादन 2 क्षेत्र में। ये तो या तो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र हो सकता है या हमारा निजी क्षेत्र होता है। क्या देश की आजादी के बाद वर्ष 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, आज तक हमारे यहाँ 12 ही पंचवर्षीय योजना लागू हुई। जो वर्ष 1991 की तुम नीति देखते हो ना, या 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई। कौन सी में? 8वीं पंचवर्षीय योजना। और जो लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से लेकर 17 तक समाप्त हुई है। लास्ट ईयर जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 साल का हम प्लान बनाते थे। मनमोहन सिंह 5 साल का प्लान बनाते थे, 5 साल तक हम ये काम करने वाले। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सिलेबस में तुम्हारी योजना लिखा हुआ है इसमें, सिलेबस में मेंस के। यस और नो? अब 12 जो जितनी पंचवर्षीय योजना ना, कितनी पंचवर्षीय योजना बताओ? 12 पंजे 60 हो, तो कहते नहीं कांग्रेस ने 60 साल राज करा, ये तो करा 60 साल राज हो। 12 पंचवर्षीय योजना, तो जो 12 पंचवर्षीय योजना मैंने 12 पंचवर्षीय योजना में पढ़ाता हूँ, उसका एनालाइज भी करवाता हूँ, कब कब क्या लक्ष्य रखा गया और कब कब कितना प्राप्त हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक। और देश के अंदर जितने बड़े बड़े सेक्टर लगे ना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे। बड़े बड़े सेक्टर जो तुम्हें दिखा देंगे, इसके हम दूसरी पंचवर्षीय योजना ना, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना को हम औद्योगिक नीति 1956 के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक नीति थी, उसमें आई देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर लगना स्टार्ट हुआ। ये कंपनी जितनी भी लगती थी वो दिखाई देंगे, देश के अंदर कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनियां लगती दिखाई देगी तुम्हें। इतना बताओ, समझ में नहीं है? तो ये बताओ मुझे, ये निजी क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र? सार्वजनिक क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र, तो भारत सरकार जब आज़ाद हुए थे हम, तो हमारे पास संसाधनों की कमी थी। वो तो भला हो उस महान शख्सियत का जिसने हम इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला। आलोचना तुम करने को किसी भी कर सकते हो। पंडित नेहरू बहुत ही विजनरी लोग थे,
पंडित नेहरू के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम हूँ। मैं कहा तो दुनिया के सबसे पांच पढ़े लिखे व्यक्ति होते जो सबसे फास्ट अंग्रेजी बोल सकते थे और उनका इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छा था। कभी सोचते हो गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई, गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई नहीं दिलाई, लेकिन जो भारत की बागडोर है वो पंडित नेहरू के हाथों में क्यों सौंप दी? क्योंकि गांधी जी की नज़रों में ना वे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनका इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं अच्छी गहरी समझ थी, जिसकी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरत थी। इसलिए देश की बागडोर पंडित नेहरू के हाथों में सौंप के चले गए थे महात्मा गांधी। ये सुन लो, तुम्हारी तो किसी किताब नहीं बताई होगी ना तुम्हें पता होगी, ऐसे समझ में सबको भी पता, बस महात्मा गांधी गायब हो गए थे, वे कलकत्ता में रहने स्टार्ट होंगे थे। मुझे लगा तुम्हें भी नहीं पता, देखते ऐसे समझ में ये भी मैंने बताया होगा वीडियो में, ऐसे समझ में। चलो अब इतना बता समझ में आने। तो सार्वजनिक क्षेत्र और जो निजी क्षेत्र, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र था क्या वो देश की आज़ादी के समय बच्चा रहा होगा? क्या वो इतना सक्षम था कि भारत के अंदर निवेश कर सकता था? क्योंकि भारत के अंदर निवेश करने के लिए ना बहुत सारे पैसे की जरूरत हुआ करती थी, ऐसे समझ लो। तो ये तो बात पक्की, इस टाइम पर जो निजी क्षेत्र होगा ना वो शेष्य या नवजात अवस्था में रहा होगा, ये तो बात पक्की थी। ये निवेश करने लायक नहीं था, ये हमारा कोई स्कोप नहीं था, ऐसे समझ लो। तो जो सही भी था, क्योंकि हम भारत आने की अनुमति नहीं दे सकते थे किसी को, एक बार अनुमति देकर देखे थे, आया समझ में। अब वो जमाना मैंने बताया तो बेटे, अब जमाना बदल चुका। अब वो जमाना गया कि तुम आओ भारत के अंदर आओ, आया समझे, घोड़े घाड़े लेकर आओ और लूट मार बचाओ, भारत तो ठाके सामान भर कर ले जाओ, ये जमाना चला गया भैया। ठीक, आजकल का जमाना कुछ और सही बात। इस तरह तो करते थे। मैं ऐसा कौन सा देश है जिन्हें हमारे पास आक्रमण नहीं करा? ईरान, इराक, ऊपर से लेकर नीचे से सब आक्रमण करा, घोड़े से लेकर आते थे, आया समझे, लूट मार मचाते थे, भारत के मंदिर लूटते थे और चले जाते थे धन लूट कर। तो अब जमाना चला गया हो, आया समझ कि आए और लूट मार मचाइए भर कर लेके सामान। ठीक, जब सिकंदर चाह रहा था नया था, सोमनाथ मंदिर लूट कर लेगा था, वो पता होगा तुम, कुछ पटपटी भी लेगा थोड़ा बहुत है, ऐसे समझो। जो सोमनाथ मंदिर लूट कर लेगा था ना, उसके हाथ में ना छड़ी, जूते, सब सारा मटेरियल सोने का, जो उसकी चटाई बिछा रखी है ना वह भी सोने से चढ़ी हुई, इतना सोना लूट कर लेगा था वो। गुजरात के सोमनाथ मंदिर बता, ऐसे समझो। ठीक, जब तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, ऐसे समझो। लेकिन आज हम फिर भी गोल्ड के सबसे बड़े उत्पादक नहीं है, लेकिन किसी जमाने में सबसे ज्यादा सोना हमारे पास हुआ करता था। और गोल्ड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पीछे अच्छी तरह डिस्कस कर रखा है गोल्ड के बारे में, समझ में आया बात है, गोल्ड का कितना बड़ा महत्व है। तो जमाना बदल चुका है, आ जाओ आ जाओ। अब आए सार्वजनिक क्षेत्र में, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में एक खास बात थी, पता क्या खास बात थी सार्वजनिक क्षेत्र में? सार्वजनिक क्षेत्र उस टाइम पर ना इस सार्वजनिक क्षेत्र में एक खास बात थी, इसमें ना अगर तुम कोई भी कारोबार करना चाहते हो, ठीक, कोई भी कारोबार करना चाहते हो तो विदाउट लाइसेंस तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम कोई भी कार्य करना, पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद तुम अपने देश के व्यक्ति क्यों नो किसी भी कार्य करने के लिए तुम लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। अब आज भी तुम देखते हो ड्राइविंग लाइसेंस होता नहीं इस तरह, तो लाइसेंस की बिना लाइसेंस के तुम कुछ नहीं कर सकते। आज भी अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइविंग करता पाया जाना, उसका चलान कट जाता। ऐसा समझ लो। अगर तुम कोई दुकान भी खोलनी होती ना तो तब भी लाइसेंस की, सरकार उधारी नहीं आती बिल्कुल भी। अब बाहर का निवेशक आना हो, उसे तो कानूनी कार्रवाई इतनी करनी पड़ती थी। उसे ना आया तो 2021 में, कम से कम आते उसे ना कागजी कार्रवाई करते 2051 का समय जाता था। हाय समझ में, उसके बाल भी बुढ़े हो जाया करते थे, वो कहता था मैं चला अपने घर। और आया है नहीं, देखना कि बिहार में फैक्ट्री लगानी उससे, आया है नहीं, जैसे दिल्ली से बिहार पहुंचा तो बीमार होकर चला गया, खड्डे ही रास्ते में इतने थे। आया समझ में, कंपनी लगाने आया तो बीमार होकर चला गया, कंपनी तो लगाई थी। इतनी बुरी अवसंरचना थी हमारे यहाँ की, सोच सकते कितना बुरा हाल था। आया समझ में, उसकी उन्नत जाते जाते की बात सोची, जीवन में हर जगह आऊंगा, अपने बच्चों को कहूंगा कि भारत में कभी निवेश करने मत आना, इतना बुरा हाल था हमारे यहाँ से। समझ बात है, मैं निवेश के बारे में क्यों बता रहा हूँ? अरे भाई देखो, मेंस में क्या लिखा हुआ, तुम समझते हैं मेंस में क्या लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ मेंस में, निवेश मॉडल 10वां यूनिट ही हुई है, निवेश मॉडल। अगर मैं निवेश की बात करूंगा, निवेश के बारे में कुछ भी पढ़ रहे होंगे, दिनेश के नहीं, निवेश के बारे में कुछ भी पढ़ रहे होंगे ना, तो सारा तुम्हारा सिलेबस होगा, निवेश कैसे हो रहा है, कैसे नहीं होगा, कैसे होना चाहिए निवेश। इतना बुरा हाल था। तो जो प्राइवेट, जो हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर था, नहीं पब्लिक सेक्टर था, तो पब्लिक सेक्टर में ना प्रत्येक कार्य करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। किसकी? देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, कैसे बढ़ा सकते हो? उत्पादन बढ़ाकर। उत्पादन में कितने क्षेत्र? निजी क्षेत्र काम कर नहीं सकता था, पब्लिक सेक्टर होगा, ये सुन लो। तो पब्लिक सेक्टर को अनुमति दे दी, पंडित नेहरू थे,
तो पंडित नेहरू ने पता क्या कहा? पंडित नेहरू ने कहा कि देखो ये पूरा भारत नक्शा मेरे को बनाने आता, 1 2 3 4। पंडित नेहरू ने कहा देश के ना कोने कोने में इंडस्ट्री लगाओ, देश के कोने कोने में इंडस्ट्री लगाओ। अगर देश का औद्योगिक विकास करना चाहते हो ना, देश को अगर बढ़ाना चाहते हो तो उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए तुम्हें औद्योगिक क्षेत्र को प्रमोट करना होगा। औद्योगिक क्षेत्र मतलब द्वितीयक क्षेत्र को प्रमोट करना होगा, क्योंकि और किसी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो। एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर एग्रीकल्चर डोमिनेट करता होगा, करती की बात। द्वितीयक क्षेत्र जहां हम औद्योगिकरण की बात करते हैं। तृतीयक क्षेत्र जहां सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। पता क्या कहा था? पंडित नेहरू का मानना था जब तक हम द्वितीयक क्षेत्र को प्रमोट नहीं करेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इसका भी विकास नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। आया समझ में? क्यों? क्योंकि कृषि के अंदर अगर ट्रैक्टर नहीं होगा तो खेत कैसे भाओगे? और ट्रैक्टर कहाँ बनेगा? ये द्वितीयक क्षेत्र में बनेगा। ये सर नो ठीक। तो क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में उपयोग होने वाले जो यंत्र है ना उनका निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में ही हो। तो पंडित नेहरू बहुत विजनरी लोग थे। उनका मानना था जो इंडस्ट्री है ना उसका विकास प्रत्येक भारत के प्रत्येक कोने कोने में होना चाहिए। अगर इसका विकास कुछ विशेष क्षेत्रों में होगा ना, ये समझ जाओ ये कुछ क्षेत्र, तो ये वाले क्षेत्र रह जाएंगे, अंदर वाले क्षेत्र रह जाएंगे, और अंदर वाले जो क्षेत्र रह जाएंगे इनके लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। आए समझ में? क्योंकि जब एक इंडस्ट्री लगता है, एक कंपनी लगता होगा ना तो कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार देता होगा वो, और वहाँ उत्पादन होता होगा, और आसपास फिर दुकान भी खुलती चली जा, फिर होटल भी बनते चल जा, लोग वहाँ रहना भी स्टार्ट कर देते हैं, यानी उस पूरे क्षेत्र का विकास हो जा। हमारे यहाँ शेड्यूल लगा, जैसे शेड्यूल लगा ना धीरे धीरे, तो जहाँ जंगल था पहले, जैसे जंगल था तो धीरे धीरे लोगों की बस्ती बसना स्टार्ट होगी, दुकान खुलनी स्टार्ट होगी। आए समझ, समोसे वाले आए, चाय वाले आए, ठेले वाले आए, सब आने स्टार्ट हो गए। आए नहीं? रेडे वाले आए नहीं? धीरे धीरे फिर वहाँ धीरे धीरे पूरा का पूरा सारा का सारा ग्रोथ होगी, शहर में परिवर्तित होगा, रानीपुर बन गया, बनने का पूरा। तो जब किसी एक क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो जाना, सारा उसका सिर्फ सारा विकास हो जा टोटल, वहाँ के लोगों को जबरदस्त मात्रा में रोजगार मिलता, सारे लोग शेड्यूल में काम करने जाते नहीं। अब पंडित नेहरू का मानना पता क्या था? पंडित नेहरू का ये मानना था कि जितना भी इंडस्ट्री लगना होना चाहिए ना, जितना भी इंडस्ट्री लगना चाहिए वो देश के कोने कोने में लगना चाहिए। और पंडित नेहरू बहुत विजनरी थे। उनको पता था कि अगर देश के अंदर ना केवल कुछ ही राज्यों के अंदर अगर इन फैक्ट्री को लगाया गया तो विकास ना केवल कुछ ही क्षेत्रों का होगा, केवल कुछ ही क्षेत्रों का विकास होगा, और भारत के अंदर ना फिर एक नई प्रकार की समस्या जन्म लेगी जिसे हम दूसरी भाषा में क्षेत्रीय समानता कहते हैं। और जो आज भी देश के अंदर मौजूद है, भारत के अंदर 5 राज्यों में एफडीआई आ रहा, केवल चिल्ला कर तुम कह रहे भारत के अंदर एफडीआई आ रहा, ये भी देख लो कहाँ आ रहा है एफडीआई। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई आ रहा, 2021-22 का डाटा दे रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे का, आर्थिक सर्वेक्षण का। कर्नाटक के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर, फिर तमिलनाडु के अंदर 4-5, हरियाणा के अंदर, हरियाणा चौथे 5वें नंबर पर, दिल्ली के अंदर, ये 4-5 राज्यों के अंदर। अब बिहार इतना पीछे क्यों रहेगा? क्योंकि बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हुआ। जितनी इंडस्ट्री लगी थी ना, वहां से कंपनियां लगी थी, नेहरू के समय की लगाई हुई, नेहरू के समय की लगाई हुई, उसके बाद वहां कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? वहां के जो आसपास के जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल वे उसका विरोध करते हैं। यही पर्यावरण वाले चले जाते हैं, वहां से पर्यावरण वाले चले जाते हैं, सरमदर्द कर देते हैं। यूपी है, कहा जाता है यूपी सबसे पावरफुल स्टेट है। जिस दिन यूपी ना अपने अस्तित्व में उभार का सामना तो सबको पीछे छोड़ देगा, इतना पावरफुल स्टेट है यूपी। यूपी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, यूपी का पॉपुलेशन मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। यूपी का इतना बड़ा स्टेट है, पाकिस्तान और अमेरिका को मिलाकर उन दोनों का पॉपुलेशन इतना नहीं था कि अकेला यूपी का। समझ में आया बात? यह देश के अंदर एक प्रकार का दूसरा देश है यूपी। ठीक, तो यूपी की बात कर रहे हैं, समझो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है यूपी वाली हो? ठीक है, कोई दिक्कत? सुनो, अभी जो बीच वाला जो क्षेत्र था ना, क्या हुआ? जो औद्योगिक विकास था ना, औद्योगिक विकास हुआ, तो औद्योगिक विकास यहाँ पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, देखो उनकी बात आज तक काम आ रही, इसलिए कहता हूँ बहुत दूरदर्शी लोग थे। समझ में आया बात? या इनकी है ना जो विकास की जो भी अंदर वाले इंटरनल स्टेट थे, ये कर्जी पर ही निर्भर रहे। इन्होंने अपने यहाँ विकास होने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। इन्होंने कंपनी के कंसेप्ट को समझा ही नहीं। कंपनी बहुत बड़ी चीज है, वहाँ औद्योगिक विकास हो, समझा नहीं कंपनी के कंसेप्ट को। आज भी मुंबई में, ये मुंबई है हमारा, गुजरात, यहाँ मुंबई होगा, आज समझ यहाँ तमिलनाडु होगा, यहाँ वेस्ट बंगाल होगा, बीच में हरियाणा होगा, या दिल्ली होगा। इन 4-5 राज्यों तक की विकास सीमित है। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? क्षेत्रीय समानता जन्म ले लिया। गोवा का प्रति व्यक्ति आए पूरे भारत में सबसे ज्यादा। अब बिहार का देख लो, तुलना कर लो। गोवा का इतना क्यों?
कि गोवा आगे निकल चुका, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री का नहीं तो ट्रैवलिंग का विकास हुआ। ट्रैवलिंग का मतलब वहाँ पर्यटन यात्रियों को बढ़ावा दिया गया, बहुत लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए। आया समझ में? तमिलनाडु का देख लो, इतना आगे चला गया। और जो बिहार का देखो, बिहार का पीछे क्यों रहेगा? क्योंकि बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, ये कठिनाई थी। और जो जिस बात का नेहरू को डर था ना, आज वर्तमान समय में वही हुआ। यह बात 1956 में ना पंडित नेहरू ने सोच ली थी। आया समझ में? और जो पंडित नेहरू ने सोच ली थी ना, अभी बताओ, पंडित नेहरू का मानना था कि हम यहाँ प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं दे सकते। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी ना, तो ये पता क्या करेंगे, ये मुंबई में जो तटीय राज्य है जहाँ तक अपना सब, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर हो ना, सबसे पहले उसका एक ही काम होगा, प्रॉफिट देखना। आया समझो? प्राइवेट सेक्टर जो होगा उसका एक ही काम होगा, प्रॉफिट। अगर उसको प्रॉफिट नहीं भाग जाएगा वो। उसके लिए सुविधा कहाँ होगी? जो तटीय राज्य होंगे भारत के, तटीय राज्यों में फैक्ट्री लगागा, अपना सामान पानी के जहाज में भरेगा, दूसरे देश में आसानी तक पहुंचा देगा। ऐसा समझो, यानी तट के पास रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जहाँ की अवसंरचना बेहतर होगी। लेकिन जो सरकारी देखो, प्राइवेट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर हो, एक हो पब्लिक सेक्टर, दोनों में अंतर क्या? प्राइवेट सेक्टर है ना, इससे चाहिए लाभ, और जो पब्लिक सेक्टर इसे क्या चाहिए? जन कल्याण। क्या चाहिए? तो नहीं बताऊं मुझे, पंडित नेहरू ने जो सोचा था वो सही थे या गलत थे? आया समझ में? उनका मानना था कि अगर हमने ना यहाँ प्राइवेट सेक्टर को अभी आने की अनुमति दे दी 1956-51 में, तो उनका मानना था कि जो विकास है ना, विकास कुछ ही राज्यों का होगा, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानता जन्म लेगी। उन्होंने जो पहले सोचा था, मुझे डर था, और यही हो रहा देश के अंदर अब भी। आया समझ? विकास केवल कुछ राज्यों तक सिमट कर रहेगा, जिसके कारण भारत में क्षेत्रीय असमानता जन्म ले लिया, जिसके कारण भारत के अंदर ना राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में भी अंतर पाया जाता। आया समझ? उनके रहन सहन के स्तर में भी अंतर पाया जाता। तुम बिहार के लोगों को देखो, मैं तो पूरे इंडिया में घूमता हूँ, तो जब मैं बिहार में घूमता हूँ ना, जैसे मैं बिहार के दरभंगा जिले में गया था 2020 के दिसंबर के आसपास, मैं बिहार दरभंगा जिले में गया था, और जैसे मेरी फ्लाइट लैंड करी, वहाँ 20 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, जैसे मैं उतरा तो मैंने देखा एयरपोर्ट, तो वहाँ की एयरपोर्ट की हालत की खराब थी, इतनी खराब हालत थी वहाँ से, एक ही फ्लाइट उतर सकती थी, एक ही जा सकती थी। और कहने लगे ना, इस एरिया की जो जनसंख्या, तो जनसंख्या के लिहाज तो जो एयरपोर्ट बनना चाहिए वो भी वहाँ की सक्षम नहीं आता, वो भी सक्षम नहीं आता। और मुझे बाद में जाकर पता चला कि मुझे वहाँ तो कोई फ्लाइट बुक करनी थी, उस अगले दिन वहाँ बारिश हुई, और जब वहाँ बारिश हुई ना, तो पूरे एयरपोर्ट के अंदर पानी भरा हुआ था। सोच सकते हो तुम कितना बुरा हाल था। ऐसा वजह, जैसे भी बाहर निकला ना, तो बाहर निकलने के लिए मुझे ना पूरे 10-12 किलोमीटर तक मुझे कोई भी एक पक्का मकान नहीं दिखाई दिया एयरपोर्ट का। तो जहाँ एयरपोर्ट बना हुआ ना अभी, तो उसके आसपास भी कोई पक्का मकान नहीं दिखाई। सोच सकते हो तुम कितना बुरा हालत है। जब मैंने वहाँ खाना खाया ना, खाना 20 रुपये में मुझे मस्त खाना मिला, खाने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन विकास की भगदड़ पीछे छूट चुका। मैंने पूछा यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या, मैं तो यूपीएससी पूरा सिलेबस पढ़ रखा था, बिहार पीसीएस का पेपर देने गया था मैंने कहा इंडस्ट्री है, तो कह रहे दूर दूर तक कहेंगे इंडस्ट्री नहीं है, बाहर का लोग यहाँ कंपनी यहाँ दूर दूर काम करने जाते हैं। ये भी तो बिहार का लोग कहाँ पड़ा हुआ, दिल्ली में, हरिद्वार में, क्यों आया है वहाँ से? क्यों? क्योंकि वहाँ का औद्योगिकरण नहीं हुआ। ये भी तो प्रवासन की समस्या जन्म ली। ये क्या, पढ़ने का मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ने का मतलब अपना माइंड डेवलप करना। अभी ऐसे प्रवासन की समस्या जन्म ली। बताओ, अगर बिहार के लोगों का, बिहार के अंदर फैक्ट्री लग जाता, उसका औद्योगिक विकास हो जाता, आया समझ, उसका औद्योगिक विकास होता, तो प्रवासन जन्म लेता। आया समझ? आज भारत के अंदर प्रवासन की बहुत बड़ी समस्या, इसे भी हम पढ़ा यूपीएससी टॉपिक में हमारे। नींद आ रहा है क्या तुझे? कह रहा हूं नींद आ रहा। तो बताओ, पंडित नेहरू ने प्राइवेट सेक्टर को 1956 में, 1951 के बाद आने की अनुमति नहीं दी, तो पंडित नेहरू ने सही किया गलत किया? कुछ लोग पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं कि पहले ही प्राइवेट को आने की अनुमति दे देते ना, तो मजा जाता तो 1991 में करा, हमने पहले कर देना चाहिए था। कुछ लोग इस बात की आलोचना करते हैं। इससे पता लगा भारत में कितने पढ़े लिखे लोग, आया समझ में, कितने पढ़े लिखे लोग भारत में। भारत के लोगों को बात करो तो ऐसा लगा कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ, आया समझ में। और जब उनका विश्लेषण करा ना, ऐसे लगे इससे बात ना करता तो ज़्यादा बेहतर था, टाइम बच जाता, आया समझ में। इतना बुरा हाल है, पता लग क्या? तो आलोचना करना बहुत आसान बात है। अब पंडित नेहरू की बात आज तक दिखाई दे रही, समझ में आया बात है कि आज भी हम क्षेत्रीय समानता पर क्वेश्चन लिखते हैं कि भारत के अंदर आज भी क्षेत्रीय समानता बढ़ती चली जा रही, एफडीआई कुछ राज्यों तक सीमित होता चला जा रहा है। ठीक, कुछ राज्य अमीर हो गए, कुछ राज्य गरीब के गरीब ही रह गए, तो इसका मतलब क्षेत्रीय असमानता जन्म लिया है। अमीर गरीब के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है, कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ लोग गरीब हो जाएंगे। आज समझ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। कार्यों के अंदर ना समानता नहीं हो पाई जाने की, इसका मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होगा। ये सर नो, यही तो सिलेबस लिखना क्या है, कुछ नहीं है। ये सिलेबस है ना, जिस दिन तुमने शब्दावली समझनी स्टार्ट कर दी, खड़े खड़े क्वेश्चन बता दोगे, यहाँ इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ इंट्रोडक्शन चलेगा, यहाँ बॉडी पार्ट होगा। पहले समझ तो पैदा करो उसकी, इतना बताओ समझ में आया नहीं है तो बताओ। मुझे एक बात बताइए, तुमसे पूछना चाहता हूँ, पंडित नेहरू ने
प्राइवेट सेक्टर को वर्ष 1951 के समय में जब योजना आयोग आया, योजना आयोग में जब उन्होंने प्लान बनाए तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आने की अनुमति नहीं दी। तो उन्होंने सही करा गलत करा? क्यों नहीं दी उन्होंने की अनुमति? क्योंकि उनका मानना था अगर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दी तो प्राइवेट सेक्टर उसी क्षेत्र में अपनी कंपनी लगागा, उसका औद्योगिक विकास करेगा जहां उसे सुविधा प्राप्त होगी, जहां उसे लाभ प्राप्त होगा। क्या वो प्राइवेट सेक्टर भारत के आंतरिक क्षेत्र में क्या कंपनियां लगाता अपनी? आया समझ में? लगाने गया भी था मेरा दोस्त जो आया समझ में, उसके पेट में दर्द होगा था बिहार तक जाते जाते। वापस लौट जाएगा नहीं लौट जाएगा? ठीक, तो उसका भी अब ये बताओ जो अंदर जाएगा तो यहाँ फिर सड़क भी बनागा, जब सड़क बनागा तो आसपास के लोगों की तो सुविधाएं होगी। सड़क एक व्यक्ति थोड़ा इस्तेमाल करेगा।